हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है कूलाम बल पढ़ा और भी टॉपिक का डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों का मतलब बहुत से आवेश के बीच बल कैसे लगता है। तो कूलाम बल में बताया गया था। अगर इसके पहले वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। कूलाम बल में हमने बताया था कि कूलाम बल दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो आवेशों के बीच, यानी कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसे हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। जैसे कि दो आवेश, यहाँ Q1 यहाँ Q2 था, इनके बीच में इनके बीच की दूरी R था, तो ये इसके बीच में लगने वाला बल कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, कूलाम बल से निकालेंगे। लेकिन दो आवेश के अलावा अगर बहुत से आवेश आ जाए, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पर है Q1 और इसके अगल बगल बहुत से आवेश आ जाए, N आवेश आ जाए, तो इन सब के द्वारा इस पे अगर बल लगाया जाए तो वह बल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो यहां पर कूलाम बल फेल हो जाता है, यहां पर कूलाम बल फेल हो जाता है, यानी कि कूलाम का नियम फेल हो जाता है। कूलाम का नियम यहां पे नहीं लगा सकते। कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ दो आवेशों के बीच में लग सकता है। एक आवेश के चारों तरफ अगर बहुत से आवेश आ जाए और इनके द्वारा अगर इस एक पर्टिकुलर आवेश पे बल लगाया जाए तो वह टोटल बल कितना इस आवेश पे लग रहा है, यानी कि यह आवेश अकेले इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल को अनुभव कर रहा है, तो ये कितना होगा, तो ये कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम जो है ये रूल लगाते हैं, यानी कि बहुल आवेशों के बीच बल, जिसमें काम आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बताएंगे इसमें कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आइए इसके बाद से समझते हैं। एक आवेश के चारों तरफ, जैसा कि लिखा भी गया है, एक आवेश के चारों तरफ यदि कई आवेश हों तो उन सभी आवेशों के द्वारा उस एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब ये कि अभी हमने बनाया था, जैसे मान लीजिए Q है और इसके चारों तरफ ये आवेश बने हुए हैं, तो इसके द्वारा भी इस पे बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, इन सभी के द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है। तो यह बल कितना होगा, तो इन सभी आवेशों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इसके सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि इनका सदिश योग कर दें तो ये आवेश अकेले जितना बल अनुभव कर रहा है इनके द्वारा वह निकल जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक आवेश के चारों तरफ कई आवेश हैं, तो ये आवेश इस पर जितना बल आरोपित करते हैं उस बल को उसके अगल बगल वाले आवेश डिस्टर्ब नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि यह जो है इसको रोकेगा बल लगाने से, यानी कि ये इसको रोकेगा इस पे बल लगाने से, ऐसा नहीं है। यही अध्यारोपण के सिद्धांत में कहा गया कि पड़ोसी जो आवेश होता है इसका, वह ये जितना बल लगा रहा है उसके मान में कोई फर्क आने नहीं देता है, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अगल बगल आवेश का। यही चीज लिखा गया है। आइए देखते हैं। किसी एक आवेश द्वारा किसी लगाया गया विशिष्ट बल, किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होता, यानी कि ये बल प्रभावित नहीं होता। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि माना निर्वात बताया गया था क्या है, निर्वात में स्थित N आवेशों का एक निकाय है, N आवेशों का एक निकाय है। ये कोई निकाय है जिसमें N आवेश रखे हुए, यानी कि Q1 Q2 Q3 अप टू डाटा Qn। तो N आवेशों का एक निकाय है जिसमें क्रमशः Q1 Q2 Q3 अप टू डाटा Qn आवेश हैं। और Q1 पर ये अकेले इस आवेश पर ये सभी के सभी आवेश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ऐसा माना गया है, बल लगाया जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए
एक ही बार जो है हम n आवेशों का निकाय नहीं ले सकते, समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें से मान लिया Q1, Q2, Q3 अप टू डॉट Q1, Q2, Q3 आवेश ले लिया, यानी कि 3 आवेश ले लिया। आवेश में Q1 पर Q2 और Q3 के द्वारा बल लगाया जाता है, ये मान लिया गया। n आवेशों का निकाय तो था, लेकिन इसमें से 3 आवेश को सिर्फ निकाल लिया गया और मान लिया गया कि Q1 पर Q2 और Q3 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो अब आइए इसका फिगर देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ये Q1 आवेश, ये जो है ये एक यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है। कहीं पर भी आप बना सकते हैं, कोई जो नहीं कि हम जहां बना रहे हैं वहीं बनेगा। और एक जो है पर्टिकुलर मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को हम देखेंगे। तो ये मूल बिंदु O मान लिया यहाँ है, यहाँ से इसकी स्थिति, और ये इस पर बल लगा रहा है। ध्यान देंगे ये Q3 इस पे बल लगाएगा ऐसे। तो अब यहां से ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब यहां से देख रहे हैं तो इसको मान लेते हैं, यहां से इसको मिला दिया तो ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R3 है। क्यों R3 है? क्योंकि ये Q3 है। मूल बिंदु से Q3 को हम ऑब्जर्व करें तो R3 हो जाएगा। मूल बिंदु से Q2 को ऑब्जर्व करेंगे तो R2 हो जाएगा। अब ये नोटेशन हो गया। यहां से इससे इसके बीच की दूरी जरा देखा जाए क्या होगा भाई, तो R वेक्टर R और Q1 और Q3 के बीच की दूरी है तो 1 और 3 नोटेशन बनाएंगे। इसके और इसके बीच की दूरी, तो किसके बीच की दूरी भाई है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, तो इसका नोटेशन क्या बनेगा? 1 2 बनेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच का है। अब जो है ये तो हो गया कि बीच की दूरी को हम लोगों ने मान लिया नोटेशन के फॉर्म में। अब बात आती है कि बल लगेगा तो किस दिशा में लगेगा। तो ये सजातीय है, तीनों के तीनों आवेश क्या है? सजातीय हैं। तो सजातीय है तो सजातीय आवेश एक दूसरे को, जैसे धन आवेश को क्या करेगा? धक्का देगा, यानी कि ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। ऋण आवेश को क्या करेगा? धक्का देगा। यही समान यही सजातीय आवेश है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? ये Q2 Q1 पे बल लगा रहा है, यानी कि Q1 को इस दिशा में धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो क्या बनेगा भाई? जरा बना के देखिए, ये इधर धक्का दिया, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी। Q3 Q1 पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा इसको भी धक्का देगा, तो आगे की तरफ धक्का देगा ऐसे। अब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि ये वेक्टर बन रहा है, तो वेक्टर को इस तरह से वेक्टर को जोड़ने के लिए चतुर्भुज विधि पढ़ा होगा कि जो इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से इसका रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज बना दें, इसका ये विकर्ण खींचे। तो देखिए ये दोनों का योगफल यहां मिलेगा, इस दिशा में इसका परिमाण प्राप्त होता है। अब बात होती है कि इसका नोटेशन क्या होगा। तो देखिए 2 के द्वारा ये Q1 पे लगने वाला जो बल होगा, Q1 पे जो लगने वाला बल होगा, तो देखिए ये 2 के द्वारा 1 पे, तो 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला जो बल होगा वो वेक्टर F12 होगा। देखिए 1 पर 2 के द्वारा बल तो 1 2, 3 के द्वारा 1 पे लगने वाला बल तो F13 वेक्टर फॉर्म में। इसके रिजल्टेंट को, यानी कि इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, इन दोनों का जो परिणामी बल होगा उसको मान लेते हैं F1। उम्मीद है कि फिगर समझ में आया होगा। अब इसके बाद से आइए निकालते हैं कि F12, F13, F1 क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे। आइए देखते हैं Q2 के द्वारा। अब Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, नोटेशन बनाएंगे क्या भाई? नोटेशन पहले से बना हुआ है। 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल कितना है? F12 है। तो यहां लिखेंगे F12 इज इक्वल टू कूलाम बल के अनुसार 1/4πε0। क्यों कूलाम बल के अनुसार लिखें? क्योंकि अब यहाँ पे 2 ही आवेश हैं, 2 आवेश के बीच देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R² होता है वेक्टर के साथ, लेकिन यहाँ Q1 और Q2 के बीच की दूरी को आपने क्या माना है? R12 माना है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r12। और दिशा को दिखाना होता है तो यूनिट वेक्टर, दिशा को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर r12। इसी प्रकार यहां लिखते हैं अब, इसी प्रकार Q3 के द्वारा Q1 पर लगा बल, अब नोटेशन आपने बना रखा है, Q3 के द्वारा Q1 पर कितना है भाई, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 है और Q3 है, तो क्या लिखेंगे Q1 Q3 अपान R13, इनके बीच की दूरी कितनी है, R13 है, तो R13 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यहाँ लगाएंगे यूनिट वेक्टर R13। अब इसको मान लेते हैं, यहां से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 धन नहीं, यहां पे सोचते हैं जरा थोड़ा सा कि अब क्या करें भाई, दोनों के द्वारा तो दोनों के द्वारा Q2 और Q1 Q3 के द्वारा लगने वाला बल तो निकाल दिया, परिणामी बल इसका F1 से मिल रहा है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा, इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर यही सोचना है कि टोटल बल कितना होगा, तो सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार, Q2 तथा Q3 के द्वारा Q1 पर लगा कुल बल कितना मान रखा है, F1 मान रखा है, देख लीजिए यहाँ पे F1 मान रखा है, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13 वैल्यू पुट कर दीजिए, वेक्टर F1 इज इक्वल टू F12 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R13। ये जो है आपका निकल के आ गया कि इन दो आवेशों के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो एक से अधिक बल है तो ये क्या हो गए, बहुल आवेश हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो मान रखे थे वह n आवेशों का एक निकाय मान रखे थे। ठीक है, तो अब आइए अब देखते हैं कि n आवेशों का एक निकाय के कारण क्या लगेगा। तो एक चीज यहां से आप लोगों को समझना है कि हम रूल तो समझ गए, हम कंटिन्यूअस कैसे कर देंगे, आगे कंटिन्यूअस कर सकते हैं इसको। आप देख लीजिए, यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर देखिए, यहां पर Q1 ये तो कॉमन है, Q2 Q3 तो अगर 4 आवेश होते, मतलब 2 के द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा और लगता, यानी Q4 के द्वारा लगता तो क्या आता आगे, देखिए 1/4 पाई, और इतना तो कॉमन है, देखिए दोनों में, ये सब में कॉमन आएगा। वैरी क्या कर रहा है, Q2 Q3 चौथा आएगा तो Q4, पांचवा आएगा तो Q5, नीचे आएगा 1 पर 2 के द्वारा, तो अब चौथा आएगा तो 1 पे 4 के द्वारा, तो R14 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है, यदि इसी प्रकार n आवेशों के निकाय में एक आवेश Q1 पर लगा कुल बल मान ले F है, तो अब देखिए जरा कंटिन्यूअस करते जाएंगे,
सबको जोड़ेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर वेक्टर R12 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर वेक्टर R13 प्लस देखिए एक टर्म और हम लिख दे रहे हैं आगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। Q1 तो कॉमन है, इसके बाद क्या आएगा Q4 अपॉन R14 यूनिट वेक्टर R14 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये तो आ ही रहा है शुरू से, यहां पे क्या हो जाएगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। तो ये आपका n निकायों के समूह में आवेशों के समूह में एक आवेश पर लगने वाला बल निकल के आ गया। कितना होगा, अब आप मैथ में पढ़े होंगे कि इसको जो है इसमें से कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या कॉमन है, हमने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि ये कॉमन है सब में, तो निकाल दीजिए Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच क्या गया भाई, तो देखिए Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R14 प्लस अप टू डॉट डॉट Qn अपॉन R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। तो ये आपका जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सॉर्ट करें अगर मैथ के फार्मूले से तो सिग्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब देखिए यहां पे क्या है, Q है तो यहां पे Q लिखेंगे और शुरू 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है तो इसके जगह पे एक वेरिएबल मान लेते हैं I अपॉन R है तो R लिखेंगे वेक्टर R का स्क्वायर भी लिखेंगे। लेकिन देखिए 1 2 1 तो सेम है सब में, देख लीजिए 1 है 1 1 1 सब में है। क्या बढ़ रहा है 2 3 4 तो ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I। अब R है R कैप लिखेंगे, R कैप इसके लिए R कैप लिखेंगे। 1 तो सब में कॉमन है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, कहां से शुरू है ये कहां खत्म हो रहा है, तो हम 2 से शुरू करेंगे और कहां खत्म करेंगे, n आवेशों का निकाय है तो n पे खत्म करेंगे, तो यानी कि 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए अब I की जगह 2 रखेंगे तो I2 R12 तो देखिए ये दूसरा वाला मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा या किसी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें या हमारे पास फोन करें, मैं जरूर आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ेंगे और जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको पूछेंगे। धन्यवाद।